Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी 19 नवंबर 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। ग्लोबल साउथ कंट्रीज बहुराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दे उठाएं, डॉक्टर जयशंकर। चंद्रयान 4 350 केजी का लैंडर चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में उतारेगा तथा दिग्गज फुटबॉलर डेविड बैकहम क्रिकेट माहौल से मंत्र मुग्ध। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के सभी सदस्य देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में निष्पक्ष व स्वच्छ अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिका में हुई IPEF की बैठक में सभी 14 सदस्य देशों के बीच इसे लेकर समझौता किया गया। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की तरफ से इस बैठक में हिस्सा लिया। IPEF के 14 भागीदार देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते अतिक्रमण को रोकने व सप्लाई चेन के लिए चीन के विकल्प की स्थापना करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में IPEF की स्थापना की गई थी। समझौते के तहत निष्पक्ष अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए सभी सदस्य देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार व टैक्स संबंधी चोरी व अन्य मामलों का मिलकर मुकाबला करेंगे। इससे टैक्स चोरी व मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में मदद मिलेगी। गोयल ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने का संयुक्त संकल्प मजबूत होगा। सदस्य देश आपस में सूचनाएं भी साझा करेंगे और भ्रष्टाचारियों की संपत्ति की वसूली की सुविधा और सीमा पार जांच व अभियोजन में एक दूसरे की मदद करेंगे। शुक्रवार को दिन भर चले ग्लोबल साउथ सम्मेलन में भारत ने इन देशों के अगुवा के तौर पर किस तरह से आर्थिक व सामाजिक विकास की राह तय की जाए इसका रास्ता दिखाने की कोशिश की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने इन देशों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। कोविड महामारी के समय की याद दिलाते हुए जयशंकर ने कहा कि हर देश को ये सीख लेनी चाहिए कि अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूर स्थित किसी देश पर निर्भरता के कितने ज़्यादा खतरे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ देशों के हितों की बात पहली बार उठाए जाने का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अभी भी इन देशों के हितों के मुद्दे पर काफी विरोध सहन करना पड़ता है। ऐसे में इस समूह के सभी देशों को एक साथ मिलकर अपने हितों के मुद्दों को बहुराष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए। सम्मेलन के एक दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सप्लाई चेन के मामले में ज्यादा सहयोग स्थापित करने की बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक हालात की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिति पर
काफी गहरा असर पड़ा है। इससे खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा को लेकर संकट पैदा हो गया है। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 62,380 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 29 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपए 25 पैसे। शुक्रवार को बाजार पर आरबीआई के नए दिशा निर्देश का असर दिखा और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार पर दबाव बना। निफ्टी में भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर 3-3% की गिरावट के साथ बंद हुए। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 दिन की तेजी के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ब्रेक लग गया। शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 187 अंकों की गिरावट के साथ 65,794 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी सूचकांक 33 अंकों की गिरावट के साथ 19,731 के स्तर पर बंद हुआ। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब 2 अन्य चंद्र अन्वेषण मिशनों पर काम कर रहा है। अहमदाबाद स्थित इसरो केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई ने शुक्रवार को पुणे में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के 62वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हम इस बार चंद्रमा के ध्रुवीय अन्वेषण मिशन पर काम करने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 से हम 70 डिग्री तक गए थे। ल्यूपेक्स मिशन में हम चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का निरीक्षण करने के लिए 90 डिग्री तक जाएंगे और वहां एक विशाल रोवर उतारेंगे जिसका वजन 350 किलोग्राम होगा। चंद्रयान 3 का रोवर केवल 30 किलोग्राम का था, इसलिए इस मिशन में लैंडर भी बहुत बड़ा होगा। चंद्रयान 4 के मिशन पर देसाई ने कहा, हमने चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है। इसे लूनर सैंपल रिटर्न मिशन कहा जाएगा। इस मिशन में हम चंद्रमा पर उतरेंगे और उसकी सतह से नमूना लेकर वापस आ सकेंगे। दिग्गज फुटबॉलर डेविड बैकहम बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम के जोशीले माहौल से मंत्र मुग्ध हो गए। बैकहम उस मैच के गवाह बने जिसमें विराट कोहली ने वनडे में 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया और भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। बैकहम ने जब सचिन तेंदुलकर के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया तो हजारों दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। स्टार फुटबॉलर ने वानखेड़े के माहौल को देखकर कहा, ऊर्जा से भरपूर, जोशीला और अविश्वसनीय। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपकी सेवा में मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हाजिर हूं और आपसे अनुरोध है कि आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज के 2 मुख्य विषय हैं। एक तो दिवाली अभी हुई है, आप बता सकते हैं कि आपने दिवाली कैसे मनाई। दूसरा, आज का जो मेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी है और आज कौन सी टीम जीतेगी। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ आज एक क्रिकेट प्रेमी हैं, अखिल सिंह जी। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनके क्रिकेट प्रेम के बारे में जानेंगे। तो इसके साथ ही हम सुनते हैं आज का विचार। जब दिमाग कमज़ोर होता है, परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं और जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। श्री राम
दानवदैत्यवंश निकन्दनं भजुदीनबन्धु दिनेश दानवदैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशलचन्द दशरथ नन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीराम शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणं शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजित करदूषणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीराम 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 Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. तो दोस्तों, आपने भजन सुन लिया। अब हम अपने मेहमान से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे मेहमान हैं
श्री अखिल सिंह जी। अखिल जी, आपका दर्पण के स्टूडियो में स्वागत है। आपको हमारे श्रोताओं की ओर से नमस्कार। नमस्कार आपको भी प्रदीप जी, और आपके श्रोताओं को भी। बहुत बढ़िया। तो हम शुरुआत करेंगे आपके बैकग्राउंड से। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं? जी, मैं भारत में लखनऊ से हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ से बहुत लोग हैं यहाँ पर। हाँ। एक लखनऊ की एसोसिएशन बनाइए। कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। अभी ये बताइए कि लखनऊ में आप पढ़ाई भी आपकी लखनऊ में हुई? जी, मैं पैदा हुआ कानपुर में। अच्छा। और उसके बाद से मैं लखनऊ में ही रह रहा हूँ। अच्छा। तो स्कूलिंग लखनऊ से हुई, इंजीनियरिंग लखनऊ से हुई, और उसके मुझे बाद लगता है कि कानपुर और लखनऊ वालों में कोई ख़ास बात तो ज़रूर होती है। ऐसा है कि अभी मैं एक न्यूज़ आइटम देख रहा था, उसमें था कि 11 सिटीज़ में, वर्ल्ड के 11 सिटीज़ में कानपुर का नाम 11वें स्थान पर है, क्योंकि वहाँ पर जो अच्छा सोशल एटमॉस्फेयर है वगैरह 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 था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ख़ास बात यह है कि इंडिया का सिर्फ एक ही सिटी है उस लिस्ट में, वो है कानपुर। लेकिन चलिए, आप लखनऊ में कानपुर में पैदा हुए, लखनऊ में आपकी पढ़ाई हुई, उसके बाद आपने क्या किया? पढ़ाई के बाद जैसे हर कोई इंजीनियरिंग का छात्र करता है, वो सीधे बेंगलोर जाता है। अच्छा। मैं भी बेंगलोर ही गया। अच्छा। फिर बेंगलोर के बाद कई प्रोजेक्ट्स में विदेश भी घूमने का मौका मिला। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, और 2013 में सपरिवार ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। बहुत बढ़िया। आपके परिवार में आपकी श्रीमती जी और आपके 2 बच्चे? जी हाँ। अच्छा, तो चलिए वहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपको हमने बुलाया है क्रिकेट प्रेमी के रूप में, तो हमें बताइए आपका ये प्रेम कब जागृत हुआ? अब जैसे मैंने बताया, मैं कानपुर में पैदा हुआ था, और कानपुर में एक मैदान है, ग्रीन पार्क। तो मेरी जो माँ हैं, उनको बहुत शौक है क्रिकेट का। तो उनके फेवरेट क्रिकेटर कपिल देव अच्छा हैं, और 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो कपिल देव का नाम हर घर में मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया प्रसिद्ध। वो मैच तो बहुत अच्छा था, एक्चुअली मैंने लाइव देखा था और बहुत मज़ा आया था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में मुझे याद है कपिल देव ने इंडिया हारते हारते बचा था जिम्बाब्वे से, और कपिल देव ने सिंगल हैंडेडली 175 रन बनाए थे। जी हाँ, मैंने भी उसकी हाइलाइट्स कई बार देखी हैं, उसको तो भूल नहीं सकते। उस समय 17 for 5 से कपिल देव ने 175 मारे, तो बिल्कुल इसका है ही नहीं। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद आपकी माँ जी को शौक है क्रिकेट का, कपिल देव की फैन है, तो आपको तो शौक होना ही था। हाँ, तो 84 में जब मैं पैदा हुआ, तो मेरा नाम अखिल की जगह कपिल रखा गया था। अच्छा। सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह में कपिल था, बाद में वो चेंज हो गया, उसको अच्छा। अखिल कर दिया गया। तो शायद आई थिंक रुचि वहीं से आ गई थी। माँ को बचपन में देखा होगा मैंने क्रिकेट देखते हुए। हाँ। और एक समय ऐसा आया था कि क्रिकेट से मतलब रुझाव हट सा गया था। फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की वजह से वापस शुरू हुआ। हट क्यों गया था? मेरे हिसाब से उसका रीज़न सिर्फ यही था कि टीम की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर के ऊपर थी। जब वो आउट हो जाते थे, सबको निराशा हो जाती थी। ऐसा मुझे याद नहीं मेरे उसमें कि आउट होने के बाद किसी और ने जिता दिया हो गेम। तो जब तक सचिन खेलते रहते थे, तब तक टीवी और जोश चलता रहता था। जहाँ सचिन आउट हो जाते थे, वहाँ टीवी बंद हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए, अच्छा है कि आजकल ऐसा नहीं है, और हम बहुत सारी बातें करनी है आपसे। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही रेलेवेंट गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे वर्ल्ड कप की ओर चलेंगे, और वहां तक पहुंचेंगे आखिर में। तो ये गीत आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और क्रिकेट के फैन को तो ज़रूर पसंद आएगा।
करिए नस नस मेरी खो दे हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में तीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूलता रोज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों हीटों में रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, हमारी बातचीत जारी है। अखिल सिंह जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे थे। तो
अखिल जी बताइए, तो आपकी मम्मी जी को कपिल देव पसंद थे, उन्होंने आपका नाम कपिल रखा, फिर अचानक ये क्या हुआ, आप का नाम बदल कैसे गया? इसकी भी एक अच्छी कहानी है। मेरे बड़े भाई का नाम निखिल है। तो मेरा नाम कपिल रखा गया था ये सोच करके कि कपिल देव की तरह अच्छा कुछ करेंगे, पर मैं शायद हद से ज़्यादा ही शैतान था। तो किसी ने बोला कि इसके नाम में कपी लगा हुआ है। तो इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी वानर जैसी हैं। अच्छा। तो इसकी शरारत कम करना है तो इसका नाम बदल देना चाहिए। तो किसी आंटी ने सुझाव दिया जिसको मम्मी पापा को पसंद आ गया, और मेरा नाम चेंज करके निखिल के साथ साथ मिलता हुआ अखिल रख दिया गया। तो आपकी शैतानियाँ कम हुई कि नहीं? अब तो हो गई हैं। शायद कई साल तक नहीं रही होंगी। धीरे धीरे असर होता है ना इस सब चीज़ों का। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से आपका क्रिकेट प्रेम उजागर हुआ। आप क्रिकेट खेला है आपने? हाँ, मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला है। इंडिया के सभी बच्चों की तरह स्कूल से आने के बाद गली क्रिकेट में ही हमने अपना समय बिताया है। हाँ, 3-4 घंटे रोज ही खेलते थे। हाँ, बहुत मज़ा आता था। एक्चुअली हम बहुत ही अच्छा खेलते थे। हम लोग ईंटों के विकेट बनाकर जी हाँ, और रबर की बॉल से खेलते थे। एक्चुअली वो कॉक की बॉल भी थी, लेकिन वो बाद में शुरू हुई, लेकिन पहले हमने शुरुआत तो टेनिस की बॉल से ही। जी हाँ। मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेट प्रेमी भारत से होगा, उसने गेंद को नाली में जाते हुए और निकालने के बाद पटक करके बॉलिंग ज़रूर की होगी और खेली होगी। बिल्कुल। बड़ा अच्छा समय था। वो समय था जब हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन वगैरह ये गैजेट्स नहीं थे, तो सब लोग बाहर जाकर खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा भी खेलते थे, वगैरह वगैरह। और किसी खेल का नाम याद आ रहा है आपको? खो खो भी हमने खेला है, स्कूल में खिलाया जाता था। कबड्डी, खो खो, फुटबॉल भी खेला है मैंने, बास्केटबॉल भी खेला है। बैडमिंटन नहीं खेलता था, वो यहाँ पर आके शुरू किया मैंने। अच्छा। बट मुझे इंटरेस्ट हमेशा से रहा है खेलने को लेकर के। लगता है आपकी फिजिक अच्छी लग रही है। थैंक यू। नहीं, बढ़िया है। फिजिक का तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। ये धीरे धीरे समझ में आता है, शायद जवानी में इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब शरीर डिटेरियोरेट होना शुरू होता है तो आपकी समझ में आता है कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है। तो ठीक है, हम अपने आज बहुत बड़ा मैच है भारत में, और अहमदाबाद के स्टेडियम में 120,000 लोग होंगे, 1,20,000 लोग होंगे जो हमारी टीम का सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, भारतीय होने के नाते ये फ़र्ज़ नहीं है, ये मुझे लगता है भारत ही जीतेगा इस साल वर्ल्ड कप। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ और मुझे सपोर्ट करना चाहिए टीम को, बट आप सारे स्टैट्स देख लीजिए, सारे स्टैट्स इंडिया के फेवर में हैं। बिल्कुल। पुराने वर्ल्ड कप में जितना भी हमने देखा है कि कभी टीम नर्वस हो गई, गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप देखें इंडिया ने चेजिंग करने में कोई मैच नहीं हारा। ऐसे तो कोई मैच भी नहीं हारे इंडिया ने, 10 मैच जीते हैं। पहले सब मैच चेस करके जीते, उसके बाद इन्होंने 400 के ऊपर टारगेट भी दिए दूसरी टीम को। तो आप ये नहीं कह सकते कि टीम कमज़ोर है किसी भी मामले में। टॉप स्कोरर इंडियन टीम के हैं, फास्ट बॉलर में नंबर ऑफ विकेट्स भी इंडियन टीम के हैं। तो ओवरऑल इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, उम्मीद तो यही है कि भारत जीतेगा। मैं तो एक्चुअली 99% भारत के फेवर में हूँ कि भारत जीतेगा। आप कहाँ पर हैं? देखिए, भारत को सिर्फ एक ही चीज़ हरा सकती है, वो है खुद भारत। हाँ। अब यहाँ से हारने का चांस मेरे ख्याल से बहुत कम है। एक चीज़ और हो सकती है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो मैच पे कह नहीं सकते, बट ऑन पेपर इस वक्त भारत की टीम स्ट्रांग है। हारने का चांस ना के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया है, बट मैं ऑस्ट्रेलिया को कम नहीं मानता क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। बिल्कुल, वो टीम बहुत तगड़ी है, और लेकिन हमारी भारत की टीम किसी से कम नहीं है। और आपका मतलब ये है कि हमारे पाँव बादल पर हैं। तो इसी बारे में सुन लेते हैं एक अच्छा सा गीत।
झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। तो दोस्तों हम थोड़ा सा एक सब्जेक्ट बदल रहे हैं, लेकिन हमारे अखिल जी से बातचीत तो होती रहेगी। अखिल जी, ऐसा है कि अभी पिछले 5-10 साल में हम लोगों को पता लगा कि हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। हमें सिर्फ ये बताया कि मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, बाबर, हुमायूं वगैरह की कहानी बताई गई, लेकिन जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया या कुछ ऐसे लोग जिन्हें जो आताताई आए थे उनसे पूरी तरह से टक्कर ली, उनके बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स में कुछ भी नहीं लिखा है। तो उसी सीरीज़ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक रानी अब्बक्का थी। उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से अपनी राज्य को बचाने की कोशिश की। देखिए, इसे सुनिए और आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। साल था 1555 जब पुर्तगाली सेना कालीकट, बीजापुर, दमन, मुंबई जीतते हुए गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना चुकी थी। टक्कर में कोई ना पाकर उन्होंने पुराने कपिलेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर उस पर चर्च स्थापित कर डाला। मैंगलोर का व्यावसायिक बंदरगाह अब उनका अगला निशाना था। उनकी बदकिस्मती थी कि वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर पर उल्लाल राज्य था, जहां की शासक थी 30 साल की रानी अब्बक्का चौटा। पुर्तगालियों ने रानी को हल्के में लेते हुए केवल कुछ सैनिक उसे पकड़ने भेजा, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। क्रोधित पुर्तगालियों ने अब एडमिरल डॉम एल्बेरो ड सिल्वेरा के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। शीघ्र ही जख्मी एडमिरल खाली हाथ वापस आ गया। इसके बाद पुर्तगालियों की तीसरी कोशिश भी बेकार साबित हुई। चौथी बार में पुर्तगाल सेना ने मंगलौर बंदरगाह जीत लिया। सोचा था कि यहाँ से रानी का किला जीतना आसान होगा और फिर उन्होंने यही किया। जनरल जाओ पिक्सिक्सोटो बड़ी सेना के साथ उल्लाल जीतकर रानी को पकड़ने निकला, लेकिन यह क्या, किला खाली था और रानी का कहीं अता पता नहीं था। पुर्तगाली सेना हर्षोल्लास से बिना लड़े किला फतह समझ बैठी। वे जश्न में डूबे थे कि रानी अब्बक्का अपने चुनिंदा 200 जवानों के साथ उन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी। बिना लड़े जनरल व अधिकतर पुर्तगाली मारे गए, बाकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसी रात रानी अब्बक्का ने मंगलौर पोर्ट पर हमला कर दिया। उसमें उसने पुर्तगाली चीफ को मारकर पोर्ट को मुक्त करा लिया। कालीकट के राजा के जनरल ने रानी अब्बक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और मंगलुरु में पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया, लेकिन वहां से लौटते वक्त जनरल पुर्तगालियों के हाथों मारे गए। अब आप अंत जानने को उत्सुक होंगे। रानी अब्बक्का के देशद्रोही पति लक्ष्मप्पा ने पुर्तगालियों से धन लेकर राज के लालच में उसे पकड़वा दिया और जेल में रानी विद्रोह के दौरान मारी गई। क्या आपने इस वीर रानी अब्बक्का चौटा के बारे में पहले कभी सुना है या पढ़ा है? इस रानी के बारे में जो 4 दशकों तक विदेशी आतताइयों से वीरता के साथ लड़ती रही, हमारी पाठ्य पुस्तकें चुप हैं। अगर यही रानी अब्बक्का यूरोप या अमेरिका में पैदा हुई होती तो उस पर पूरी की पूरी किताबें लिखती गई होती। आज भी रानी अब्बक्का चौटा की याद में उनके नगर उल्लाल में उत्सव मनाया जाता है और इस वीर रानी अब्बक्का उत्सव में प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अब्बक्का प्रशस्ति पुरस्कार से नवाजा जाता है।
इस कहानी से दो बातें साफ हैं। हमें हमारे गौरवपूर्ण इतिहास से जानबूझकर वंचित रखा गया है। रानी अब्बक्का चौटा के बारे में कुछ लोग जो शायद पहली बार ही सुन रहे होंगे, ये हमारी 1000 साल की दास्तां अपने ही देशवासियों के विश्वासघात का नतीजा है। दुर्भाग्य से ये आज भी यथावत है। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो हमारी बातचीत आगे चलेगी। खिलजी, आप ये बताइए, आपको रानी अब्बक्का की कहानी कैसी लगी? जी, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। इसके बारे में मैंने भी नहीं सुना कभी, और आई थिंक ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जितने भी हमारे हीरोज़ रहे हैं उनका नाम या तो दबा दिया गया है या तो फॉल्स हीरोज़ खड़े कर दिए गए हैं। अब यही है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत जागृत हो रहा है। इंडिया से भारत बनने की ज़रूरत है, और भारत वैसे बहुत पहले से ही है और रहेगा। तो हम अपने क्रिकेट पर फिर से आ जाते हैं। तो आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, ये बताइए। मेरे फेवरेट प्लेयर वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्होंने वापस इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ मुझे खींचा। अच्छा। मेरे को ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग काफ़ी पसंद लगती थी, श्रीलंका की बैटिंग भी पसंद आती थी काफ़ी, क्योंकि वो शुरुआत में ही टोन सेट कर देते थे कि किसी भी बॉलर को हावी नहीं होने देते थे। यही मेंटालिटी मैंने वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी में देखी। तो उनका तो ये था कि बॉल बनी ही है सिर्फ मारने के लिए, और उनका काम है बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाना। तो जो उनका एटीट्यूड था क्रिकेट के लिए, बल्लेबाजी के लिए, उसने मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चेंज लाया इंडियन बैटिंग में। और इंडियन ओडीआई क्रिकेट जो कि टेस्ट की तरह खेला जाता था पहले, फिर उसको एज ए वनडे की तरह खेलने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, बहुत अच्छे बैट्समैन थे और उन्हें डर नहीं था, बॉल आई और उन्होंने मारा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अपने रोहित शर्मा है, इनका भी कुछ ऐसा एटीट्यूड है, शुरू में जाकर थोड़ा सा बेस बना दो, उसके बाद इन्हें खेलने दो। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है अभी की टीम में। लेकिन एक बात बताइए कि ये कभी कभी टॉस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है। मेरा मतलब ये है कि पिच की कंडीशन की वजह से जो पहले टीम खेलती है या तो उसे फ़ायदा हो जाता है, या जो बाद में खेलती है उसे फ़ायदा हो जाता है, और दिन में खेलती है या रात को खेलती है इसका भी फ़र्क पड़ता है। तो जो टॉस जीता है उससे कुछ एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता है। अब पहले के ज़माने पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ होता है, कहीं कहीं पर ड्यू का फैक्टर भी हो जाता है, तो लोग पसंद करते हैं कि बाद में चेस करें क्योंकि बॉल फिर गीली हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम पे मुझे लगता है, और आज के मैच के लिए भी, टॉस से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम जो है वो कमज़ोर नहीं है किसी भी मामले में। जैसा हमने देखा कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे इंडियन टीम, तो कोई भी टीम है वो 275 के ऊपर नहीं पहुंच पाई। फिर जब हमने बैटिंग करना शुरू किया तो हमने 400 के ऊपर भी 2 बार लगभग 400 को भी टच किया है बैटिंग करते हुए। तो हमारी टीम की बात तो दूसरी है। हाँ, वो सही कह रहे हैं आप। तो टॉस का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए टॉस हार भी जाते हैं, आपकी बॉलिंग अच्छी हो जाती है, तो अगली टीम भी लड़खड़ा जाती है। जैसा इसका एक उदाहरण मैं अगर दूं तो 2003 का विश्व कप का फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। साउथ अफ्रीका में टॉस जीता और हमने बॉलिंग करने की सोची, वो बहुत गलत डिसीजन था। और उसके बाद देखिए वो हावी हो गया, लगभग 350 के ऊपर रन बना दिया, तो उसका बुरा असर हो गया। वही कहने का मेरा मतलब ये है कि पिच की कंडीशन क्या है और पिच कैसे बिहेव करती है, इसको लोग शुरू में ही भांप लेते हैं। उसे भांपने के बाद, जो टॉस जीतने के बाद चूज़ करते हैं कि बैटिंग करेंगे कि चेज़ करेंगे।
लेकिन भारतीय टीम का जो इतिहास रहा है उसमें चेजिंग में भारत एक्सपर्ट माना जाता है। आपका क्या विचार है? जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन 2003 में देखें तो ऐसा नहीं रहा। लेकिन 2011 के विश्व कप में चेस करके ही हमने गेम जीता, तो वो बिल्कुल सही है। और 2008 में जब वर्ल्ड कप जीता T20 का, उसमें तो हमने टारगेट दिया था पाकिस्तान को। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई खास ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा टॉस से, क्योंकि पाकिस्तान को भी अहमदाबाद में 200 के अंदर ही निपटा दिया था। तो मुझे लगता नहीं इस मैच में कोई खास फ़र्क पड़ेगा। पूरी टीम जोश में है, हर टीम का खिलाड़ी जो है वो अपना 100% से भी ऊपर देने की कोशिश कर रहा है हर गेम में। तो मुझे लगता नहीं है कोई खास फ़र्क पड़ेगा टॉस से। एक अच्छे गेम की उम्मीद करता हूँ मैं आज। नहीं, अच्छा गेम तो होगा ही। और ये है कि हमारे भारतीय 11 प्लेयर्स की बैकिंग के लिए 1,20,000 लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। तो मतलब ये है। अच्छा, आज मैं देख रहा था कि होटल्स की बुकिंग, 5 स्टार होटल्स की बुकिंग में 2 दिन के लिए लाखों रुपए मांग रहे हैं। कमाल है, मतलब लोग कितने क्रेजी हैं। एंड भारत की ओर नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ गई हैं, आने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, तो तरह तरह की खबरें हैं। अच्छा, एक पिछले मैच में वानखेड़े स्टेडियम में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी पिच कि भारत ने पिच चेंज कर दी बिना किसी को बताए हुए, बिना आईसीसी का इन्फॉर्म किए हुए। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक न्यूज़ क्लिप देख रहा था, गवास्कर का इंटरव्यू हो रहा था। गवास्कर ने कहा कि सब जो मीडिया है ये इसकी बदमाशी है, हमारी जो पिच चेंज करना कोई ख़ास बात नहीं है। और इस पूरे चेंज में आईसीसी वाज फुली इन्फॉर्म्ड। तो ये तो मीडिया का है, और सोशल मीडिया में तो एक बार थोड़ा सा उछाल दो तो बहुत सारी बातें होने लगती हैं। आपके क्या विचार है? अब बचपन में हम लोगों ने कई कहावतें सुनी है, एक थी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये सिर्फ उसी का ही एक वो है आउटकम। जिन टीमों ने इस तरह की आवाज़ें उठाई हैं तो वो टीमें बहुत अच्छा तो नहीं कर रही हैं, और दूसरा वो चाहती हैं कि इसका थोड़ा टीम पे बुरा असर पड़े। मेरे हिसाब से आईसीसी के साथ मिलके ही सारे काम हुए हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं, लोगों को ये लगता है ना कि क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मनी का बीसीसीआई से जाता है, तो बीसीसीआई को सुना जाता है, जो भी कहें वो बात मान ली जाती है। स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स को इससे बड़ी परेशानी है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो अब अगर मैं इसको मानूं तो शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो फिर अगले सारे वर्ल्ड कप हमारे ही हैं, फिर तो सारी ट्रॉफीज हमारी ही हैं। मैचेस की हम तो हारना ही नहीं चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं कि हम एक गीत सुनेंगे, गीत के बाद हम जो लोकल न्यूज़ हैं उसे सुनेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे उस एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। तो हम एक सुंदर सा गीत लाए हैं, दूर गगन की छाँव का गीत है, और आशा है कि आपको पसंद आएगा। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर
घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। ENBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं आशिमा कुमार हूँ। साइबर अपराध ने सरकार, व्यापार और ऑस्ट्रेलिया लोगों को प्रभावित किया है। वार्षिक साइबर खतरा रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया सिग्नल निर्देशालय ने खुलासा किया कि ऑस्ट्रेलिया में हर 6 मिनट में एक साइबर अपराध होता है। एजेंसी को पिछले वर्ष 69,000 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्शाती हैं। हालांकि आंकड़े केवल रिपोर्ट की गई घटनाओं को दर्शाते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति में बहुत खराब होने की संभावना है। पिछले 18 महीनों में ऑस्ट्रेलिया देशवासियों ने साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के कई उदाहरण का अनुभव किया है, जिससे लाखों ऑस्ट्रेलिया लोगों के डेटा ने समझौता हुआ है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि संघीय सरकार में साइबर सुरक्षा
घटनाओं की संख्या सबसे अधिक थी। उसके बाद राज्य और स्थानीय सरकारें थीं। एजेंसी के महानिदेशक रचल नोबल ने कहा कि साइबर अपराधियों ने लगातार अपने कार्यों को अनुकूलित किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया। ऑस्ट्रेलिया सिग्नल निर्देशालय साइबर अपराध के जोखिम को कम करने के लिए नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेने, एप्लीकेशन अपडेट करने और मल्टी फैक्टर लॉगिंग प्रमाणीकरण लागू करने की सिफारिश करता है। नजरबंदी से मुक्त किए गए गंभीर अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है। संघीय सरकार ने कहा कि अधिकारी हिरासत से रिहा होने के बाद पूर्व में हिरासत में लिए गए 83 राज्य विहीन प्रवासियों के ठिकाने की निगरानी कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हिरासत को समाप्त करने के उच्च न्यायालय के पिछले सप्ताह के फैसले में ऐसे मामलों में जहां यह संभावना नहीं थी कि कोई अन्य देश शरणार्थियों को ले जाएगा, इसका मतलब था कि सरकार को हिरासत में किए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की आवश्यकता थी। इसके परिणाम स्वरूप कई पूर्व अपराधियों और कई यौन अपराधियों को समुदाय में छोड़ दिया गया। गृह मामलों के मंत्री क्लियर ऑनिल ने सेवन नेटवर्क मीडिया शख्सियत में कहा कि सरकार का ध्यान सामुदायिक सुरक्षा पर है, उनके ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मंत्री ने कहा सरकार लोगों को सख्त से सख्त वीजा शर्तों के तहत रिहा कर रही है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से दैनिक रिपोर्टिंग, अधिकारियों को उनके स्थान के बारे में सूचित करना, कुछ प्रकार के उद्योगों में काम करने का प्रतिबंध शामिल है। यह समाचार आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाया गया है। मैं आशिमा कुमार हूँ। अधिक समाचारों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़े रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, अब हमारे साथ हैं हमारे एक और क्रिकेट प्रेमी लाइन पर हैं विशाल जी। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप ये बताइए, पहले तो हमें बताइए कि आप कहाँ पर हैं अभी? मैं इस टाइम ड्राइव करके कहीं जा रहा था, जैसे ये कॉल आया मैंने कार जो है एक सर्विस स्टेशन में पार्क कर दी है आपसे बात करने के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ल्यूरा जा रहा था। अच्छा। तो हाँ, तो अभी मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जा रहे थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं बढ़िया जगह है, जाना चाहिए वहाँ कभी कभी चले जाना चाहिए, बड़ी अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, वीकेंड पे ये होता है। अभी दिन में टाइम है, रात को तो आपको मालूम ही है कि क्रिकेट देखना है पूरी रात जाके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसी के लिए आपको थोड़ा सा जोश जरूरी है और उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, तो आपको एनर्जी वहाँ से मिल जाएगी। और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए आपका क्या विचार है, ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो भारत का, तो आपका क्या प्रेडिक्शन है? पहले तो मैं कहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और अखिल जी की मैंने बातें सुनी और हमारा बचपन भी इसी तरह से निकला है। तो मेरे ख्याल से जो अभी जो हमारी इंडिया की टीम है वो अब देखने में आई है कि जैसे पहली इंडियन टीम जैसी नहीं है कि 4 आउट हो गए तो फिर उसके बाद सब निकल लिए। सो वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग, एवरी डिपार्टमेंट। तो हमने देखा है कि उन्होंने डिफेंड करके भी मैच जीते हैं, चेस करके भी मैच जीते हैं। तो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले बॉलिंग करें, बैटिंग करें। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो आई थिंक लाइक इंडियन क्रिकेट टीम इज playing very very strongly and they are going to win। सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ। जस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप देखिए जो अभी तक रही है पूरे वर्ल्ड कप में, उससे आपको पता लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच तो जरूर गई है,
लेकिन ये मत भूलिए कि अफगानिस्तान के उस साथ 93 पे 7 भी आउट हो गए थे उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो तो इन्होंने ये मैक्सवेल का कमाल था वैसे वो मैक्सवेल ने कमाल कर दिया, नहीं तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की तो इज्जत गई थी उसमें। हाँ मतलब कमाल हो गया। मैक्सवेल जैसा प्लेयर मतलब ये है कि उसने डबल सेंचुरी मार दिया और मतलब उसका शरीर भी जवाब दे गया था और गजब का खेल। हाँ गजब का खेल। एक स्टेज पर तो वो लेट गया था क्रैम्प आ रहे थे उसके पूरी बॉडी में। और ये है कि आपकी बात हमारे सामने अखिल जी भी सुन रहे हैं, तो हम आप भी रहिए और अखिल जी भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि ये जो स्लेजिंग का चक्कर था जो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, स्लेजिंग का ऐसा है कि कुछ 1-2 डेकेड ऐसे निकले थे 87 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो उनके कुछ मतलब ना मेंटल एटीट्यूड ऐसा था कि लाइक दे आर ऑन द टॉप एंड दे आर नॉट बीटेबल एंड लाइक दे आर गॉड्स। तो उस एटीट्यूड का होना अच्छा भी है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। एक टाइम ऐसा आया था जब वो किसी को कुछ नहीं समझते थे, किसी भी नेशन को, किसी भी प्लेयर को कुछ भी स्लेजिंग करेंगे, कोई सीरीज शुरू होने से पहले ही जो है डीमोरलाइज करना शुरू कर देते थे नेशन को। तेंदुलकर जैसे प्लेयर को भी मुझे याद है उन्होंने डीमोरलाइज किया था। स्टीव वॉग की टीम के साथ यहाँ पे खेलने आए थे तो उन्होंने बोला कि तेंदुलकर इज नॉट अ मैच विनर। उन्होंने सीरीज से पहले ही वो डिस्कशन शुरू कर दी थी कि स्टीव वॉग इज मैच विनर बट तेंदुलकर इज नॉट अ मैच विनर। तो और विकेट कीपर जो है विकेट के पीछे खड़े खड़े जो है हर एक बैट्समैन को जो भी बोलते थे वो तो सबको पता ही है। तो फिर जब 2008 के अंदर जब आईपीएल से पहले जब उनके अच्छे प्लेयर सारे एकदम से निकल गए, लाइक हेडन, गिलक्रिस्ट, लैंगर, वोन, मैग्रा, तो उनकी टीम फिर ऐसी हो गई कि हाँ भाई कोई उनको आगे हरा सकता है। तो धीरे धीरे उनकी स्लेजिंग बंद हुई कि लाइक वी आर नॉट गॉड्स एनी मोर। अखिल जी आपका क्या विचार है? देखिए, इस चीज़ को लेकर के मैंने भी नोटिस किया है कि शुरुआत में तो वो किसी को भी नहीं मानते थे अपने आगे, सब टीमें बेकार हैं खेलने के लिए। और स्लेजिंग को कम करने में मैं 3 फैक्टर को मानता हूँ। पहला, आईपीएल के इंट्रोडक्शन से भी काफ़ी चेंज आया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं बाकी टीमें भी काफ़ी मेलो डाउन हो गई हैं इंडिया के अगेंस्ट। और विराट कोहली ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इनको कंट्रोल करने के लिए, और वीरेंद्र सहवाग का भी यही रहा है। तो मेरे ख्याल से कभी कभी ज़रूरी हो जाता है आपको उनकी ही भाषा में बात करना, तो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और हालांकि मैं जैसे बोला कि विराट कोहली ने इतनी स्लेजिंग वापस की है कि उनको लगा कि इसको स्लेज करना अपने को हार की तरफ खींचने के बराबर है। तो कई कोचेस ने बोला कि सबको करो, कोहली को तो बिल्कुल ही मत करो। हाँ, नहीं आपकी बात ठीक मुझे लगती है, क्योंकि ये तो उनकी जब टीम थोड़ी सी डाउन हुई तो और फिर उसके बाद आईपीएल शुरू हुआ। आईपीएल में सब आना चाहते हैं, इट इज़ वेरी लुक्रेटिव जॉब, और ये है कि इसलिए वो थोड़े से मेलो हुए हैं और आशा है कि वो इसी तरह से रहेंगे। क्रिकेट जेंटलमैन का गेम माना जाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इस बारे में चिंता नहीं करते हैं और उल्टी सीधी बात बोलते हैं। तो आप न्यूजीलैंड को देख लीजिए, लाइक दे प्ले गुड क्रिकेट और वो कोई स्लेजिंग नहीं करते हैं, दे जस्ट प्ले लाइक जेंटलमैन क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और इंडिया भी आप देख लीजिए, अभी इंडिया बिल्कुल टॉप पे है, लाइक दे कैन बीट एनीवन इन एनी कंडीशंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को स्लेजिंग शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, जैसे कोहली की सेलिब्रेशन देखिए कि इज वेरी एकदम पम्प्ड अप होते हैं वो, तो ठीक है वो अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसी दूसरे प्लेयर को जैसे गाली गलौज, स्लेजिंग या उनको डाउन करना, और इंडिया ने कभी भी किसी प्लेयर को या किसी भी नेशन को पुट डाउन नहीं किया कभी सीरीज से पहले। बिल्कुल, कि तुम जो है किसी काम के नहीं हो, हमारी टीम अच्छी है। सो दिस इज बेसिकली यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। तो जो आप कह रहे हैं कि कोहली ने, सहवाग ने जो किया है, दे हैव प्लेड सो गुड क्रिकेट, तो अपने आप मुंह बंद हो जाते हैं सबके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सो यू प्ले, यू शो द स्किल विद योर बैट एंड बॉल एंड देन दे विल स्टॉप स्लेजिंग। अच्छा, एक बात बताइए कि हम अभी थोड़ी देर पहले अखिल जी से बात कर रहे थे पिच की।
पिच का कितना रोल होता है और ये है कि टॉस जीतने का क्या रोल होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? टॉस जीतने का देखिए, जब ये सेमीफाइनल से पहले हमें ये लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ है तो हमें ये लगा कि टॉस जीतने में बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन देखो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारने के बाद भी वो मैच जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने पहले जो है इतनी अच्छी फील्डिंग की है, बॉलिंग की है, लाइक दे एक्चुअली गिवन एन एग्जांपल दैट टॉस डजंट मैटर। थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, फर्क तो पड़ता है वैसे, ऑफकोर्स पड़ता है, लेकिन तुम फिर भी मैच जीत सकते हो। तो जो मेरे को थोड़ा सा सेमीफाइनल जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का देखा तो मुझे ये थोड़ा सा लगा जहां पे इंडिया थोड़ा सा कम है ऑस्ट्रेलिया से, वो है जीतने का जज्बा। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल के अंदर पहली इनिंग में जब बॉलिंग फील्डिंग करते हुए देखा तो उसके पूरे 11 के 11 प्लेयर दे वर सो पम्प्ड अप, दे वर सो एनर्जेटिक एंड लाइक इधर से उन्होंने पहले 10 ओवर में कम से कम 30-35 रन रोके हैं, जो बाउंड्रीज रोकी हैं, एंड दैट पुट द बैट्समैन अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। तो वो थोड़ा सा इंडिया के भी हैं, यंगस्टर्स हैं, लाइक दे आर वेरी गुड इन फील्डिंग, लेकिन अगर वो फुर्ती और वो एनर्जी अगर वो दिखाएं तो आई थिंक दैट इज वन मोर थिंग इंडिया कैन इम्प्रूव अ लिटिल बिट ऑन, एवरीथिंग एल्स इज ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि उनकी फील्डिंग रियली इंस्पायरिंग होती है एक्चुअली, इतना बहुत बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं और यही कारण है कि वो उनका स्टेटस इतना हाई है। हालांकि जो वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट हारने वाले थे वो बात दूसरी थी, वो तो एक्सेप्शनल कंडीशन थी, लेकिन उससे भी बचा ले गए क्योंकि उनके पास मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स हैं। वो अक्सर मैक्सवेल इतने ख़तरनाक हैं कि वो जब खेलना शुरू करते हैं अगर वो आउट नहीं हुए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और इंडिया का लिंक भी हो गया ना अब तो, वो इंडिया के दामाद भी हैं। हाँ बिल्कुल। शायद उनको एनवायरनमेंट भी मिला हुआ ससुराल जैसा। हाँ ये बात बड़ी अच्छी पकड़ी। चलिए विशाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि लाइक दिवाली की भी शुभकामनाएं सबको, और क्रिकेट जो है एक ऐसा माध्यम है जो कि पूरे इंडिया को एक डोर में बांधता है। सदियों से हम देखते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसके अंदर थे, किरमानी बेदी रोजर बिनी एवरीवन नोज। सो ये क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके अंदर हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी स्टेट से हैं, कौन से रिलीजन से हैं। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि हम इंडियन हैं। तो अगर ये चीज अगर हम अपनी लाइफ के अंदर भी लेके आए तो जो इंडिया जो इतना प्रॉस्पर कर रहा है तो इट विल कीप गोइंग फॉरवर्ड एंड नेवर लुक बैक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने विशाल जी। और ये है कि क्रिकेट अब ऐसी चीज़ बन गया है भारत के लिए कि जिसके अम्ब्रेला में सारे लोग बड़े प्रेम से आ जाते हैं और बड़े पैट्रियाटिक हो जाते हैं। उम्मीद ये है कि आगे भी इसी तरह से बना रहेगा, क्रिकेट इंस्पायर करेगा हमारे देश को और सब लोग खुशी से साथ साथ रहेंगे। तो ठीक है विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमसे बात की, आपको नमस्कार। इसी के साथ हम आपको एक मोहब्बत का गाना सुना देते हैं कि आप मोहब्बत की बात कर रहे थे तो आशा है कि आपको गीत पसंद आएगा। झरने के करीब मैं कॉफी के लिए बैठा था, बड़ी जोर की सर्दी थी। कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ। आप हिंदुस्तान जानती हैं? जी। आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ, आधी हिंदुस्तानी आधी जापानी। क्या मतलब? मेरी माँ जापानी थी और पिताजी हिंदुस्तानी। चलिए बस वाले बुला रहे हैं, आइए।
आप यहाँ? मेरा नाम आप नहीं, मीनाक्षी है। मीनाक्षी मेहता। कहिए मीनाक्षी मेहता जी। आप इस तरह मुंह फुलाए फुलाए क्यों फिर रहे हैं? मैं तो सीधी तरह बात कर रहा हूँ। मोहब्बत करने वाले को इस तरह ठंडी ठंडी बातें करते हैं? अजीब बात है, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे। ये कैसी मोहब्बत है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप मिस्टर सुनील हैं। आपके पिता आईने के एक्स मेजर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ जूडो और किरात की तालीम के लिए भेजा है। आपकी सिर्फ एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई और कहीं बात भी नहीं हुई। ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम्हारा पीछा करके। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा तो दिल दे दिया, वहीं से तुम्हारा पीछा किया। हर रोज तुम्हें जूडो के स्कूल से आते जाते देखती रही, फिर उसी इलाके के डाकखाने में नौकरी कर ली। तुम्हारे नाम आने वाले तमाम खत पढ़ती रही। बस कितना आसान तरीका था। ये जासूसी आपको किसने सिखाई? मोहब्बत। अच्छा, तुम्हारे बारे में तो पता चल गया, अब मेरे बारे में सुन लो। मेरे पिताजी बिजनेस करने यहाँ आए थे, शादी करके यहीं रहने लगे। फिर मैं पैदा हो गई और मेरे पैदा होते ही दुनिया की लड़ाई छिड़ गई। आपके पैदा होते और हो भी क्या सकता था? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो उसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। मेरे पिताजी की रगों में हिंदुस्तानी खून जोश मारने लगा और आजाद हिंद फौज के झंडे तले लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। एक सच्चे देशभक्त थे आपके पिताजी। जी, और इसीलिए हमें उनकी मौत का कभी गम नहीं हुआ, बल्कि हमें इस बात का फख्र है। उन्हीं दिनों पिताजी मुझे कभी भीख मांगने वाली, कभी सब्जी बेचने वाली गरीब लड़की बनाकर दुश्मनों की फौज में भेजा करते थे, ताकि उनकी ताकत का पता चलता रहे। अब तुम ही बताओ, मैं एमेच्योर ही सही, मगर मुझे जासूस मानते हो कि नहीं? जी हाँ, मैं आपको बहुत बड़ी जासूस मानता हूँ और सलाम करता हूँ। हम तुम्हारा सलाम कबूल करते हैं, तुम हमारी मोहब्बत कबूल करो। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। शर्मा के भूल फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के भूल फेर नजर के सवाल पर, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते,
जी हाँ, मोहब्बत कभी कभी मिलती है, लेकिन ये है कि उस जब मिले तो उसे ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। और हमारे साथ उपाध्याय जी, हम काफ़ी कमी महसूस हो रही थी। उपाध्याय जी भारत में हैं, सौभाग्यवश उनको जेट लैग लगा हुआ है अभी, तो अभी वो जग रहे हैं। तो उपाध्याय जी, आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी, और दर्पण के सभी श्रोताओं को भी मेरा भारत से नमस्कार। और सही कहा, एक्चुअली अभी 2 दिन पहले ही मैं यहाँ भारत आया हूँ, तो सवेरे आँख जो है वो वहाँ की घड़ी से खुल जाती है। तो सवेरे आज उठ गया, तो फिर मैंने देखा अखिल जी आज स्टूडियो में है, तो मैंने कहा आज तो बड़ा मनोरंजक और रोचक कार्यक्रम होने वाला है। तो फिर मैंने उसको सुनना शुरू किया। फिर मुझे लगा तो मैं आपसे बात करता हूँ, अगर कनेक्शन अगर अच्छा एस्टेब्लिश हो जाता है, अगर बात अच्छे से हो पाती, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में कई बार समस्या होती है। तो अगर हो जाता है तो मैंने बात करते हैं, क्योंकि आज तो ऐतिहासिक दिन है। और यहाँ भारत में तो कभी जी बहुत ही मतलब जैसे दिवाली के बाद पिछले रविवार को दिवाली थी, तो आज भी समझ लीजिए दिवाली से कुछ भी कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे बाजार फटे पड़े हैं और हर जगह पोस्टर्स जो है वो बिल्कुल मीम्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल काफी पूरा वर्ल्ड कप के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है। सब लोग प्लान कर रहे हैं कि कहाँ देखा जाए ग्रुप्स में। अच्छा चलो सब लोग आ जाते हैं, कैटरिंग कराते हैं, घर में फिर बैठ के मैच देखते हैं। तो बिल्कुल एक जिसको उत्सव बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही माहौल है वर्ल्ड कप का। तो मैं आप लोग को एक अलग प्रकार का, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप तो हमने जो 2011 में भारत ने जीता था, वो तो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था। और 83 वाला ऑफकोर्स भारत में ही हुआ करते थे, तो वो देखा था। लेकिन चलिए तीसरा आज अगर भारत जीतता है तो शुभकामनाएं हैं, और भारत में देखते हैं। तो गलत उपाध्याय जी, आपको डाउट क्यों है? आप कह रहे हैं अगर भारत जीतता है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप तो इतनी दूर से वहां गए हैं जोर लगाने। देखिए प्रदीप जी, ये फाइनल का मैच है, और इसमें देखिए हमारे पिछले 2 विद्वान हमारे जो अतिथि है अखिल जी और विशाल जी, सबने बताया कि और टॉस के बारे में हम लोगों ने काफी बातचीत की। लेकिन ये जो फाइनल का गेम होता है, ये जो है वो किसी भी चीज से अधिक जो है वो एक नर्व्स का गेम होता है, जिसको बोलते हैं कि आप इतना संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। और तो वो जो टीम जो अपने को विपरीत परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखती है, और अपना जो बेसिक्स जो कैसे खेलना है क्रिकेट, किस बॉल को कैसे खेलना है, ये तो सभी को आता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो इसीलिए फाइनल का जो दबाव होता है, और ये हमने 2003 में देखा था, भारत इतना अच्छा उस वर्ल्ड कप में खेल रही थी कि अनडिफीटेड टीम थी। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया से भारत ने एक लीग मैच हारा था और फाइनल में पहुंचते। लेकिन फाइनल जो था वो इतना एक तरफा हुआ कि लग ही नहीं रहा था कि ये जो टीम है फाइनल में आई है जो हारी है। लेकिन वो वही भारत की टीम थी, लेकिन वही था कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। और तो इस तरीके की स्थिति होती है। लेकिन आज मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो नया भारत है, जो नवयुवक है, जो नई टीम है, ये लोग प्रेशर में खेलना जानते हैं। और इसमें आईपीएल ने बहुत बड़ी भूमिका जो है अदा की है, क्योंकि आईपीएल में हर मैच में, हर दूसरे तीसरे मैच में ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाती है कि विकेट गिर गए हैं, बहुत कम बचे हैं, और इतनी बॉल में इतने रन बनाने हैं, कैसे किया जाए। तो वो कैसे प्लानिंग की जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है, तो वो चीज जो है उसका अनुभव हमारे सारे खिलाड़ियों को काफी अधिक है। लेकिन वो एडवांटेज सामने वाली टीम के साथ भी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी पता है। और अफगानिस्तान वाले मैच जिसकी चर्चा आप लोग अभी कर रहे थे, उसमें हम सब लोगों ने देखा भी था कि हारे हुए मैच को कैसे जीता जाता है। तो ये देखिए बराबरी का मुकाबला है, और देखिए उसके लिए हमको शाम तक इंतजार करना होगा कैसे चलता है। अच्छा, ये बताइए उपाध्याय जी कि जो वहाँ पर 1,20,000 लोग होंगे, उनका सपोर्ट होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा कि पॉजिटिव होगा? ये दुधारी तलवार है प्रदीप जी, क्योंकि इतना प्रेशर होता है तो वो अतिरिक्त दबाव भी बनता है कि भाई हमको करना है कि भाई किसी भी स्थिति में फेल नहीं होना। क्योंकि एक बार को जरा सा भी फेलियर अगर हो जाता है तो हीरो भारत में हीरो से जीरो बनते जो है वो देर नहीं लगती है। यही टीम जो है इतने
सारे मैच जीते हुए अगर थोड़ा सा गंदा परफॉर्मेंस कर दे या कुछ कर दे तो इन्हीं के फिर वो हाय हाय के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग भारतीय इस मामले में काफी भावुक श्रोता हैं और सफलता को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जरा सा कुछ गड़बड़ हो तो उसी को उतना जो है खराब भी लगता है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन जो माहौल है वो काफी अच्छा है। और इस बात पर देखिए जो मैं देख रहा हूँ जो प्रिपरेशन है और हमारी जो श्रोता मतलब शैल्या जी ने डिटेल्स पब्लिश की थी अभी हमारे ग्रुप में कि वो कार्यक्रम जो होगा बिल्कुल एक जैसे इंटरनेशनल लेवल की जो इवेंट्स होती हैं। हमने पिछले वर्ल्ड कप भी देखे हैं कि बस टीम्स आई, टॉस हुआ और जनगण मन मतलब अपने दलों ने अपने अपने राष्ट्रगान गाए और उसके बाद मैच शुरू हो गया। और ब्रेक में मतलब जब आधा घंटे का ब्रेक है और उसके बाद आधा घंटे बाद फिर दूसरी पारी शुरू होती है। और इस तरीके से हमने अभी तक सारे वर्ल्ड कप इसी तरीके से देखे हैं, लेकिन इस बार का आप लोग देखेंगे शाम को कि बिल्कुल अलग है। हर ब्रेक के लिए जो है वो अलग प्रिपरेशन की गई है और व्यवसायक जो है कलाकार जो है वो उसमें अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो क्रिकेट के अलावा ये कुल मिला के एक अलग प्रकार का कार्यक्रम होगा जिसमें मनोरंजन भी होगा, भारतीय संस्कृति की झलक भी इस पूरे विश्व पटल पर लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक अलग अनुभव होगा, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ उपाध्याय जी, मैंने भी उसे देखा है जो शैलजा जी ने भेजा है, मैं उसे पढ़ने वाला हूँ। और आपने इतनी रात को हमसे बात की इस बारे में और आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए आपकी कमी हम हमेशा महसूस करते हैं इस कार्यक्रम में, हम दोनों साथ से प्रोग्राम देते हैं। तो मुझे लग रहा था कि वह आपकी कमी होगी, लेकिन आपने वो कमी किसी हद तक पूरी कर दी। हालांकि सामने तो नहीं है, लेकिन आपने अपना योगदान दिया, बड़ी अच्छी बात है। और आपको एक बात और बता दूं कि और श्रोताओं को भी बता दूं कि जो हम पिछला गीत सुन रहे थे वो हमने फिल्म आँखों से लिया था। 1968 की फिल्म थी, उसमें लता ने गाया है और धर्मेंद्र और माला सिन्हा पर फिल्माया गया है। बड़ा अच्छा सुंदर सा वार्तालाप है और गाने की तो क्या बात ही है। तो इसी के साथ साथ उपाध्याय जी आप लास्ट वर्ड कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा बिल्कुल वही आप बोलिए, कुछ अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उपाध्याय जी नमस्कार, आपका दिन आज बहुत लंबा होने वाला है, सुबह से उठ गए हैं। आपकी जो बात थी वो बिल्कुल सही थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो 2003 में जैसे खेली है और भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो सिर्फ 2 मैच हारे, दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे। अब 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसी थी जैसे कि रामायण में बाली थे, उनके सामने आती आधी तो ताकत जैसी चली जाती थी। अगर ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई और टीम फाइनल में होती 2003 में तो शायद कुछ और ही वो होता रिजल्ट, बट अब ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वालीवध हो चुका है। तो ये टीम जो है इंडिया की वो किसी भी टीम को हराने के लिए काबिल है। बट जैसा आपने कहा ये नर्व्स का गेम है, उस समय क्या होता है किसी को नहीं पता, बट टीम जो है बहुत अच्छे उसमें है फॉर्म में। एक्चुअली अखिल जी आपने 2003 वाले वर्ल्ड कप की बात की, तो उसमें और 2023 20 साल हो गए उसको, और उसमें काफी समानताएं मुझको नजर आती हैं। क्योंकि 2003 में अनबीटन रन जैसे वो ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था फाइनली, और अनडिफीटेड टीम थे। मतलब जैसे अभी तक भारत ने कोई अपना मैच इस वर्ल्ड कप में नहीं हारा है, वैसे ऑस्ट्रेलिया ने उस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारा था और विश्व विजेता के रूप में उभरे थे। तो वैसा ही मौका इस बार जो है वो भारत के लिए आया है। और उस विश्व कप में 2003 में तेंदुलकर जो थे वो हाईएस्ट रन मेकर थे सारी टीमों में जो था। उन्होंने 600 कुछ रन जो थे वो उस विश्व कप में बनाए थे, और वही फाइनल में हम लोग हार गए थे, वो नहीं हो पाया, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट उनको मिला था। और इस वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो वैसा ही रोल जो है वो विराट कोहली जो है वो उसमें निभा रहे हैं। उन्होंने भी जो है वो 700 काफी रन बना, 700 के आसपास शायद उन्होंने रन इस वर्ल्ड कप में बना दिए हैं, और फाइनल अभी बाकी है। और तो ये मेरे ख्याल से विराट कोहली के लिए एक मौका है, जैसे कि तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं। तो ये जो मिथ जो है वो तेंदुलकर के बारे में कहा जाता था कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं विश्व स्तर के, और लेकिन हाँ जो फाइनल
ब्लो डिलीवर करने की जब बात आती है तो वहाँ शायद तेंदुलकर कई बार जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो भविष्य में विराट कोहली के लिए ऐसा ना कहा जाए, तो इसके लिए आज का मौका है विराट कोहली के पास कि अब तक जो किया वो तो हुआ, लेकिन अगर हाँ फाइनल में आपने बिल्कुल वैसा ही करके भारत पूरा अंत तक पहुंचा दे तो फिर एक आपका जो होता है कि इतिहास में हमेशा के लिए आपका नाम जो है वो अंकित हो जाता है। वो अंकित तो हो ही गया है उपाध्याय जी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि विराट कोहली का जो रिएक्शन था 50वां शतक बनाने के बाद, वो कैसा लगा आपको? काफी एक हम्बल जेस्चर है, क्योंकि सारे खिलाड़ियों के मैं इंटरव्यू सुनता हूँ तो देखता हूँ कि वो सब जो है वो तेंदुलकर का एक मतलब क्रिकेट में तो उनके हम आंकड़े सब जानते ही हैं कि बहुत एक मतलब विश्व स्तर के और ऐतिहासिक सर्वकालिक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उनको हम जानते हैं विश्व स्तर पर। लेकिन उसके अलावा एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी है, मतलब उनको सब जो है वो एक बहुत रिस्पेक्ट जो है वो अपने पीयर्स की जो है वो एंजॉय करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छी बात है। और वही देखिए कि मेरे ख्याल से 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था, उस वर्ल्ड कप का मेरे ख्याल से विराट कोहली के अलावा कोई और खिलाड़ी जो है इस टीम में नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज है कि शायद विराट कोहली अकेले खिलाड़ी हैं जो कि उस विश्व कप से अभी तक खेल रहे हैं। और तो तेंदुलकर का वो जो उन्होंने वो जो किया सब पूरे दर्शकों के सामने उन्होंने उनका अभिवादन किया कि आपका रिकॉर्ड तोड़ा है, और उसी के बाद बिल्कुल उतना ही सम्मान पूर्वक उत्तर जो था वो तेंदुलकर की तरफ से आया, जो उन्होंने ट्वीट किया कि मतलब विराट जैसा मतलब महान खिलाड़ी है और अभी तक तुम मतलब दिल में राज करते हो। जब तुम आए थे, जब देखा था तो छोटा था, एनर्जी देखते थे, लेकिन आज मैं देखा हूँ तो विश्व स्तर के हो गए। तो तेंदुलकर भी बेसिकली वो जैसा उनका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो इस प्रकार का खिलाड़ियों में आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। प्रतिस्पर्धा जो है वो अपना एक अच्छे स्तर पर हो तो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज क्या होता है कि किसी का वो हो कि हाँ हमारे बराबर इसने कर लिया, हमारे बराबर ना हो, वो थोड़ा खराब होता है। लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, ये भी सुनील गावस्कर पुराने हैं, उनके रिकॉर्ड तेंदुलकर जब तोड़ते थे तो सुनील गावस्कर को भी उतना ही अच्छा लगता था और वो यही कहते थे कि रिकॉर्ड मेरा था लेकिन अब मेरा नहीं रहा। लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि भारतीय ने ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा, एक बात और बताइए उपाध्याय जी, एक बात और बताइए कि शुरू में जब विराट ने खेलना शुरू किया भारत के लिए तो काफ़ी एरोगेंट माने जाते थे, लेकिन क्या अनुष्का से शादी करने के बाद वो थोड़े से मेलोड हुए हैं? आपका वही होता है कि ये खिलाड़ी जो होते हैं काफी यंग एज में खेलना शुरू कर देते हैं। तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। 16 साल के बच्चे, देखिए हम लोग जो होते हैं हमारे भी बच्चे हैं, और जब वो 16 साल के होते हैं तो हम उनको जो है वो कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि अकेले कहीं जाने नहीं देते हैं और ये है, और वो चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं तो कैसे किस चीज पे रिएक्ट करना है, ये सब चीजें उनके लिए नई होती है और उनके लिए काफी एक सीखने की प्रक्रिया होती है खेल के अलावा। तो विराट कोहली भी उस दौर से गुजरे हैं, शुरू में थोड़ा सा रिएक्टिव थे और एग्रेसिव थे, लेकिन वो उसको धीरे धीरे करके सोशल मीडिया भी इसमें काफी अपना रोल निभाता है। तो ये लोग देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा मतलब ये अच्छा है, क्योंकि लोकप्रिय हर कोई ही बना रहना चाहता है कि भाई हमको पसंद किया जाए, तो कोई चीज अगर अच्छी नहीं है तो प्लस इन लोगों को प्रोफेशनल हेल्प भी अब मिलती है कि पूरे जो इनके कोचेज होते हैं वो सब बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए हितकर है भविष्य में अपने की और प्रगति करने के लिए। तो उस हिसाब से अपना ये करते हैं। तो तब की विराट कोहली और अब की विराट कोहली में बहुत फर्क है। तो अब अखिल जी का रिएक्शन और ले लेते हैं उपाध्याय जी। देखिए, मेरा जो मानना है विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली मैदान में और मैदान के बाहर दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। तो मैदान के अंदर वो अपना सब कुछ दे देते हैं, उनको उस मैच के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो कभी कभी थोड़े कैरिड अवे हो जाते हैं। बट मैदान के बाहर आप उनसे बात करिए, जिन्होंने भी उनका इंटरव्यू लिया है वो सब यही कहते हैं कि क्या हो गया आपको, आप तो उस तरह के दिखते नहीं जैसे मैदान में आप खेलते समय होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शादी से कोई फ़र्क पड़ा होगा, बट हाँ थोड़ा सा चेंजेस आ ही जाता है शादी के बाद, असर तो पड़ता है बिल्कुल।
अच्छा चलिए ठीक है उपाध्याय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाए जैसे आप हमेशा लगाया करते हैं। तो आपको यदि अनुमति दे तो एक मिनट की एक चीज और हाँ बताइए। लोग बात नहीं करते हैं कि हमारे जो भारत के कप्तान इस समय जो रोहित शर्मा है, इनके बारे में बहुत कम बात की जाती है। और मैंने देखा है कि अक्सर नेगेटिव बात अधिक उनके बारे में की जाती है कि उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए जाते हैं, और वो जिस तरीके का खेल कई बार खेलते हैं तो वो कई बार लगता है कि विकेट जो है वो अपना गिफ्ट कर दिया इन्होंने, तो इस तरीके से उनकी आलोचना होती है। लेकिन इनके बारे में मैंने कुछ चीजें पढ़ी तो मुझको लगा कि ये जो है वो एक बहुत ही सफल, जिसको लीडर बोलते हैं वो है। इन्होंने आईपीएल का इनका अपना रिकॉर्ड है, इन्होंने कई आईपीएल जीते हैं, जो कि एक संयोग नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक अच्छा लीडर होना पड़ेगा। और उनमें से कई आईपीएल इन्होंने धोनी जैसे एक बिल्कुल जिसको सीजन लीडर बोलते हैं उसके खिलाफ जीते हैं। तो उसका कारण भी है क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो बहुत ही भले ही देखने में आपको कैजुअल लगते हो, लेकिन बहुत ही क्रिकेटिंग ब्रेन जो है वो इनका बहुत ही शार्प है। किस खिलाड़ी को कब उपयोग करना है, किस बॉलर को कैसे चेंज करना है, ये उनके मूव जो है वो बहुत ही एक वैज्ञानिक आधारित बिल्कुल जो है कि उसको कैसे करना चाहिए, उसका क्या कारण होना चाहिए, उस आधार पर करते हैं। और शायद यही इनकी सफलता का राज है। अच्छा सा उदाहरण दूंगा कि अभी बोलिए। हेलो। तो जैसे कि भारत के पास दो स्पिनर हैं, एक जडेजा है और एक जो है कुलदीप यादव है। होपफुली दोनों आज खेलेंगे भी। तो कुलदीप यादव जो है वो रिस्ट स्पिनर है, तो वो उनकी बॉल अगर स्पिन नहीं होती है या बॉल अगर बॉल बैट्समैन को पता हो तो वो काफी खर्चीले साबित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वही उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस बन जाती है। पर जडेजा जो है वो फिंगर स्पिनर है, उनकी बॉल तो हमेशा देखिए वो उसका कारण एक एक्सपर्ट ने बताया था कि हमेशा जडेजा को पहले लेके आते हैं, क्योंकि बॉल अगर पिच स्पिन ऑफर ना भी करे तब भी जडेजा जो है थोड़ी बहुत स्पिन कर लेते हैं, तो बैट्समैन के दिमाग में संशय बना रहता है। तब कुलदीप यादव आते हैं कि इसकी बॉल कितनी स्पिन होगी, और वहीं पर कुलदीप को जो है वो एडवांटेज मिलता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह है, उनको जो है वो शॉर्ट पोजीशंस में फील्ड कराते हैं क्योंकि उनकी बैक की थोड़ी समस्या है, तो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर थ्रो वगैरह करना उनके लिए घातक हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे एक लीडर जो होता है अपने सारे 11 खिलाड़ियों को अच्छे से जानता है कि किसके लिए क्या करना है, ताकि हम उसको जो है बेस्ट उससे निकाल सकें। तो रोहित शर्मा इसके जो है वो चैंपियन है, और आज मैं आशा करता हूं कि उस चैंपियनशिप का फाइनल मोहर जो है जीत के लगा देंगे। उपाध्याय जी आप लाइन पर बने रहिए, आपसे अभी बहुत सारी बातें करनी है, आप अगर रह सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसी बीच में मैं एक स्पॉन्सरशिप मैसेज भिजाऊंगा, उसके बाद एक गाना बजाता हूं, और अगर आप बने रहें तो आपसे बहुत सारी बातें और हो सकती हैं, तो आप बने रहिएगा प्लीज़। और मैं थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप मैसेज भेजाता हूं अभी, उसके बाद एक सुंदर सा गीत सुनेंगे। गीत है बॉबी का, गाया है मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह ने, ना चाहूँ सोना चांदी। तो हम ये सुन लें उपाध्याय जी, आपकी इजाजत है? अरे बिल्कुल सर, कैसी बात करें, इतना अच्छा लग रहा है वहाँ। मैं रियली मिस कर रहा हूँ कि वहाँ का सिडनी का अलग माहौल होता है, और अखिल जी है और विशाल जी, इसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इन लोगों के साथ मैं क्रिकेट के कितने मैचेस का साक्षी रहा हूँ, तो आप सब लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन चलिए एटलीस्ट ऑन एयर हम लोग बात कर पा रहे हैं, तो कम से कम चलिए एक अलग अनुभव है। आप रुकिए, आप रुकिए, जारी रखिए बात। बिल्कुल भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। आगे
चाहूं सोना चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम के न मांगू बंगला बाड़ी न मांगू घोड़ा गाड़ी ये तो है बदनाम के देता है दिल के बदले में दिल के देता है दिल के बदले में दिल के घेरे सरबा प्यार में सौदा नहीं ना जानू मुल्ला काजी ना जानू काबा काशी मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी मैं तो तेरा दीवाना रे देती है दिल दे बदले में दिल के देती है दिल दे बदले में दिल के प्यार में सौदा नहीं। उपाध्याय जी आप हमारे साथ हैं, आपकी मोहब्बत है कि हमारे साथ बने हुए हैं। हेलो उपाध्याय जी। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर गाना बॉबी का ये 70 के दशक की जो थी बहुत ही सुपरहिट पिक्चर थी और जब उस दशक की बात कर रहे हैं तो मुझे एक्चुअली जब अखिल जी से आप बात कर रहे थे और बड़ी रोचक जानकारी व्यक्तिगत जानकारी उन्होंने दी कि उनका पहले नाम जो था वो कपिल रखा गया था क्योंकि 1983 में वो वर्ल्ड कप जो था वो जीता था और उनकी माता जी के वो कपिल देव फेवरेट खिलाड़ी हुआ करते थे। तो ये जब बॉबी पिक्चर आई थी तो उस दौर का ये वो राजेश खन्ना का दौर हुआ करता था और लेट 60s और अर्ली 70s में जो बच्चे पैदा हुआ करते थे तो तब राजेश जो था वो सबसे पॉपुलर नाम हुआ करता था क्योंकि वो दौर जो था वो राजेश खन्ना का था और राजेश खन्ना की जो पत्नी है डिम्पल कपाड़िया वो इसकी जो थी वो अभिनेत्री थी और पहली ही पिक्चर थी और जो कि ब्लॉकबस्टर थी और उन्होंने भी वही 16-17 साल की उम्र में जो थी ये पिक्चर की थी और उसको पिघल के ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने इतिहास बनाया था उस जमाने का और मतलब जो उस दौर में रहे हैं और पिक्चर देखा करते थे तो वो भूल नहीं सकते कि वो इसके गाने रेडियो में सुबह शाम बजा करते थे और हर वो जो थी फिर बॉबी पिक्चर की ही बात हुआ करती थी तो टीन एजर्स में फ्रेंजी थी इस फिल्म के लिए। एक्चुअली बहुत दूर दूर से लोग देखने जाते थे, दूर दूर की जगह जहाँ पर भी लगी होती थी और कई बार देखी। तो हम अपने सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। उपाध्याय जी हमें ये बताइए कि धोनी एक फैक्टर का क्या असर पड़ा भारतीय क्रिकेट पर, जैसे कि जब धोनी इन कमान संभाली तो उन्होंने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया भारत की क्रिकेट टीम को और मुझे ये लगता है कि उसका असर अभी तक है और आगे भी रहेगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये तो देखिए एक प्रगति की यात्रा होती है और इसमें हर समय में नायक अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक्चुअली मैं उसको और एक कदम पीछे ले जाना चाहूंगा। 2003 के आसपास से मैं करना चाहूंगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि 99 में जो थी वो भारत की टीम जो थी ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया अपनी पीक पे हुआ करती थी और जैसा कि विशाल जी ने और इन लोग अखिल जी बता रहे हैं कि स्लेजिंग जो थी वो टॉप पे हुआ करती थी और मीडिया जो था वो कोई भी सीरीज होने से पहले
बिल्कुल अपना काम शुरू कर देता था कि इसके खिलाड़ी जो है इनको ये नहीं आता और ये बेकार टीम है और ये तो 3-0 हार के जाएंगे, मतलब इस तरीके का जो था वो मनोवैज्ञानिक दबाव जो था वो टीम पर। तो वह सीरीज जो थी वो मैं उस समय यहीं पे था तो मैंने देखा और भारत जो था वो इन सब चीजों के चलते तेंदुलकर ने भले ही अच्छा खेला लेकिन कुल मिला के बहुत ही शर्मनाक तरीके से भारत की सीरीज जो था वो हार के गया था। और फिर भारत ने शायद अपना जिसको था ना कि ड्राइंग बोर्ड पर बैठा जाए कि अब इससे नीचे तो नहीं जा सकते, अब क्या करना है। तो फिर 2003 में जो भारत की टीम दोबारा होके आई तो वो प्रिपेयर होके आए थे। सौरभ गांगुली जो थे वो कप्तान हुआ करते थे और सौरभ गांगुली भी एक वैसे ही कप्तान थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले। तो उन्होंने आके यहाँ पे जो था माहौल थोड़ा चेंज किया और उस सीरीज में भारत में वो ड्रॉ करा के गए और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से ड्रॉ कराया। तो वो एक जिसको टर्न अराउंड बोलते हैं वो भारत का, ये ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के घर में जाके सीरीज बिना हारे आ जाना, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया किसी को भी 3-0 5-0 इस तरीके से हरा के भेजा करते थे अपने घर से। तो वो जो थी एक शुरुआत हुई और उसके 3-4 साल बाद जो थे फिर वो धोनी का उदय हुआ। धोनी आए, एक सामान्य परिवार से आते थे, कैप्टन कूल उनको कहा जाता है। एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व उन्होंने जो था वो क्रिकेट में दिया कि बिना गाली गलौज किए भी जो है वो सामने वाली टीम को कड़ा संदेश दिया जा सकता है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो यंग खिलाड़ी थे उनको कैसे ब्रीड करना है, उनको कैसे अपब्रिंगिंग उनकी करनी है। और उनकी खास बात उपाध्याय जी ये भी थी कि उनके सिक्सर्स मुझे याद आते हैं, लास्ट ओवर के सिक्सर्स जो अपोजिशन टीम के को इतना अफेक्ट कर देते थे कि उन्हें लगता था कि धोनी है तो कुछ भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि धोनी के आने से क्या चेंज आया टीम में, क्योंकि अगर टीम में आप देखें तो बैटिंग हमारी हमेशा से स्ट्रांग रही है, बॉलर भी हमारे काफ़ी सही रहे। एज ए यूनिट तो नहीं कहूँगा पर एक आध बॉलर हमेशा ही हर बार हर मैच में अलग ही रहे हैं, अच्छे रहे हैं, चाहे वो स्पिनर हरभजन सिंह हो या अनिल कुंबले हो या जहीर खान हो। बट विकेट कीपिंग का जो स्लॉट है मेरे ख्याल से वो हमेशा से ही वीक रहा है वर्ल्ड कप के बाद से। सैयद किरमानी का मैंने बहुत नाम सुना है, मैंने उनको बहुत ढंग से देखा नहीं कभी, मैं बहुत ही छोटा रहा हूँगा, पर उनका नाम मैंने बहुत सुना कि बहुत ही अच्छे कीपर थे। उनके बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कीपर आया कि जो मतलब कीपिंग और बैटिंग दोनों ही बिल्कुल अच्छी करे। तो धोनी एज ए फुल पैकेज रहे, कीपिंग उनकी ज़बरदस्त थी, बैटिंग बहुत अच्छी करते थे और जैसा आपने कहा कि छक्के मारने में उस्ताद थे वो। अगर आखिरी के ओवर में 18 रन भी चाहिए और धोनी खेल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ अब हम जीत जाएंगे मैच। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था धोनी के साथ। अलग से छक्के मारने की प्रैक्टिस करते थे। तो उपाध्याय जी ऐसा है कि समय की समाप्ति पर है, आपने इतना सारा योगदान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी देर सो जाएं क्योंकि रात बहुत लंबी होने वाली है। मतलब आपका तो दिन ही रहेगा लेकिन यह है कि आपको बहुत देर तक जगना पड़ेगा। और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमसे बात की इतनी दूर से। और बिल्कुल प्रदीप जी, सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। और आज बहुत बड़ा दिन है और बिल्कुल भारतीय इतिहास के लिए याद करता हूँ, आशा करता हूँ कि बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और हम ये मैच आज जीतें और भारत का तीसरा विश्व कप जो है वो हो। और क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज और भारत है जिन्होंने 2 बार जीता है। यदि आज भारत जीत जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के बराबर तो नहीं, कम से कम लेकिन उनके पास पहुंच जाएंगे, फिर भविष्य की नंबर 2 टीम हो जाएगी जहाँ विश्व कप का जीतने के जहाँ तक मामला आता है। तो सारा सब कुछ बहुत अच्छा है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी देखने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि मोदी जी का जादू क्या करता है। और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम भी हैं। मोदी है तो मुमकिन है, देखते हैं। बिल्कुल आशा करता हूँ ये सुंदर मैच होगा। और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं भारत से वापस आके आप लोगों से मिलता हूँ और धन्यवाद। नमस्कार उपाध्याय जी। अच्छा, तो ऐसा है कि हमारे पास कुछ संदेश आए हैं। मैं आपको, हालांकि हम लोगों से बातचीत तो नहीं कर पाए, लेकिन यह है कि हमारे पास संदेश हैं। राजेश जी बोलते हैं कि गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। उपाध्याय जी बोलते हैं शुरू में ही एक्सीलेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द गेस्ट। अखिल जी हैज़ स्पोकन वेल।
to initiate engaging conversation on the big match today. अच्छा, इसके अलावा ऋचा जी बोलती हैं जोशीला रेडियो प्रोग्राम प्रदीप जी, अब तो इंडिया का जीतना तय है। बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, आप ठीक कह रहे हैं। राजीव निगम जी बोलते हैं रियली नाइस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रानी अब्बक्का। आई एम गोइंग थ्रू विकिपीडिया रिगार्डिंग अबव। अच्छा, पूरे संसार की दृष्टि भारत की ओर, शैलजा जी बोलती हैं, जो हर क्षेत्र में पैंग बढ़ा रहा है। दिवाली आज फिर मनाई जाएगी। अच्छा, फिर ये इन्होंने काफ़ी सारी मैसेज लिखी हैं। देयर विल बी एरोबैटिक शो फॉर 10 मिनट्स। तो ये वर्ल्ड कप में सिर्फ वर्ल्ड कप क्रिकेट ही नहीं हो रहा है, साथ में शो भी हो रहा है। एरोबैटिक शो होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल वॉच द मैच अलॉन्ग विद पीएम एंड डिप्टी पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, whom Modi ji has invited, especially BCCI has invited every World Cup winning captain to watch this match. Imran Khan will not come as he is jailed. After the first innings, these all World Cup winning captains will be paraded in a procession in the ground. BCCI is getting a special blazer made to be presented to these winning captains. After the match, there is going to be a spectacular show as a closing ceremony. ठीक कह रहे थे उपाध्याय जी कि दिवाली आज फिर से मनाई जाएगी। अच्छा, राजीव निगम जी बोलते हैं थैंक्स फॉर द इन्फो, important signatories of our Indian PM as well as Deputy PM of Australia. मिथलेश श्रीवाशी बोलती हैं वेरी नाइस प्रोग्राम गोइंग, माय फेवरेट सॉन्ग नीले गगन के तले। अच्छा, कोशिश करते हैं मिथलेश जी, अगर मिल गया हमें जल्दी से गाना तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। अच्छा, शैलजा जी बोलती हैं प्रदीप जी मेरे मनपसंद गीतों के लिए धन्यवाद। सुनील जी बोलते हैं नाइस रेडियो प्रोग्राम प्रोग्रेसिंग विद वर्ल्ड कप थीम। राजीव निगम बोलते हैं नाइस टू हियर प्रदीप जी फ्रॉम आवर इंडिया, थैंक्स फॉर द सेम। हेमन जी बोलती हैं कि गुड लक टू इंडिया टीम। संजीव शर्मा बोलते हैं वेरी नाइस प्रोग्राम प्रदीप जी, वी सपोर्ट राजीव निगम, वी सपोर्ट द सेम। वो गुड लक टू इंडिया जो हेमन जी ने कहा उनके लिए बोलते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने सारे मैसेजेस भेजे। आपके जो हमारा फीडबैक होता है वो हमें प्रोत्साहित करता है और अच्छे कार्यक्रम करने के लिए। हम चाहते तो ये थे कि और बाकी लोगों से भी बात कर सकते फ़ोन पर, लेकिन समय हमेशा उड़ जाता है। जब यहाँ पर हम लोग आते हैं स्टूडियो में तो पता ही नहीं लगता है कि समय कब निकल गया। तो हमारे सामने अभी अखिल जी हैं, उनसे थोड़े से रिकॉर्ड्स के बारे में बात और करेंगे, फिर हमारा कार्यक्रम एकदम समापन की ओर जाएगा। तो तो ऐसा है कि अखिल जी कुछ खास हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। अनुष्का ने विराट को गॉड चाइल्ड बताया। विराट की 85वीं सेंचुरी के बाद पोस्ट किया, मेरी ज़िंदगी में आपका प्यार लाने के लिए ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ। तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, 50 शतक लगाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। आप अगर आगे के 10 और लगा लीजिए तो आपको दिखेगा कितना ज़्यादा अंतर है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एंड देन आप ये देखेंगे कि बहुत नीचे हो जाएगा। बाकी तो बहुत नीचे। एक्चुअली इन्होंने बहुत कम मैचेस में बना लिए हैं 50 शतक। जी हाँ, 176 मैचेस लिए हैं इन्होंने 50 शतक बनाने के लिए। ये तो अपने आप में ही एक मुझे जैसा याद आ रहा है सचिन के शायद 400 के करीब थे। जी हाँ। अच्छा, और अगला रिकॉर्ड है विराट की 85वीं वनडे सेंचुरी। एक वर्ल्ड कप में 700 रन बनाने वाले इकलौते बैटर, 8 बार 50 प्लस स्कोर टॉप उन्होंने बनाए। भारत चौथी बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में और चौथी बार जीतेंगे। तीसरी बार जीतेंगे। चौथी बार पहुंचे हैं फाइनल में। तीसरी बार जीतेंगे, अगली बार और जीत जाएंगे। अभी तो टाइम है। न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया विराट और अय्यर के शतक, शमी को 7 विकेट। सचिन को शतक, वीर कोहली का नमन। फुटबॉलर बैकहम के विराट को बधाई दी, शमी ने छोड़ा कैच, फिर 3 गेंद में 2 विकेट लिए। मजा आ गया। अगर देखेंगे शमी के इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट हैं, 23 विकेट। लेकिन आप ये देखिए कि शमी ने शुरुआत के कई मैच नहीं खेले। फिर उन्होंने आकर के 4 विकेट लिए, 5 विकेट लिए, 2 बार 5-5 विकेट ले चुके हैं। इस बार तो 7 विकेट ले लिए इन्होंने। तो
बॉलिंग बहुत ही अच्छी चल रही है शमी की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में 19 नवंबर को भारत से मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका फिर चोकर्स साबित हुए, हालांकि साउथ अफ्रीका वाले मना करते हैं कि हम चोकर्स नहीं हैं। वो शुरू के जो विकेट आउट हुए थे साउथ अफ्रीका के, वो काफ़ी स्विंग कर रही थी बॉल। काफ़ी निराशा मिली मुझे भी, क्योंकि मैं चाहता था कि साउथ अफ्रीका पहुंचे फाइनल में। मैं भी ये चाहता था पर ऐसा हो नहीं पाया। क्विंटन डिकॉक जो इतनी अच्छी फॉर्म में थे, 4 शतक मारे हैं अब तक में, सबसे ज़्यादा इन्होंने इस वर्ल्ड कप के, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, जडेजा को दूसरी बार मिला बेस्ट फील्डर का मेडल। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 कैच लिए सूर्य कुमार यादव ने मेडल पहनाया। एक्चुअली जडेजा इज़ ए वेरी वैल्यूएबल प्लेयर। उसको मतलब देखिए कि फील्डिंग इतनी अच्छी करते हैं, बॉलिंग इतनी अच्छी करते हैं, हमेशा उन्हें बीच में लाकर वो विकेट चटका देते हैं एक आध। ये भी एक थोड़ा सा विषय है थोड़ा सोचने के लिए, क्योंकि जडेजा जैसा हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। हाँ। तो हमें भी थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए कि हम ऐसे लोग और लेकर के आए अपनी टीम में। ऐसा है कि आईपीएल की वजह से शायद हम लोगों को बहुत अच्छी टैलेंट मिलने लगी है। आशा है कि हमारे यंगस्टर्स आगे आएंगे और इसी तरह से खेल का प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब और सुनिए, सुसाइड, तलाक, गद्दार के दाग से उबरकर चैंपियन बने शमी। वर्ल्ड कप में 3 रिकॉर्ड बनाए। कोच बोले 5 किलोमीटर पैदल प्रैक्टिस को जाते थे, शुक्र है बुरे ख्यालों से निकल आए। तो मतलब इतनी साधारण सी ज़िंदगी थी उनकी, और ये आकर इस स्टेज पर पहुँचे। हालांकि उनकी पर्सनल ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल रही, लेकिन वो इस मकाम पर पहुँचे। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही ज़्यादा बधाई। अच्छा, ये अपना रोहित शर्मा है, इनकी भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, बहुत गरीब परिवार से आए हैं ये। और मुझे इसके बारे में नहीं पता था, अभी मैंने रिसेंटली अपने ही क्रिकेट के ग्रुप में ही देखा उसके बारे में। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो ऐसे पारिवारिक उसमें आए हैं स्थिति से। शायद मैंने भी वहीं पढ़ा होगा। वो ग्रुप बड़ा अच्छा बन गया है, उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, आंकड़ों में वर्ल्ड कप 2023 कोहली ने 711 रन बनाकर इतिहास रचा। शमी के 6 मैचों में 23 विकेट। तो अब ऐसा है कि हमारा कार्यक्रम समाप्ति पर है और हम अपने श्रोताओं से विदा लेना चाहेंगे, और आशा है कि आप लोगों को हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, या हम लोगों के फ़ोन नंबर से। हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे हम सबके फ़ोन नंबर, और हमसे बात करिए, हमें सजेशन दीजिए। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया। अखिल जी, स्पेशली आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी नमस्कार। नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। दोस्तों, आपके लिए हम एक सुंदर सा गीत छोड़े जा रहे हैं। आशा है कि आपको पसंद आएगा। लता जी ने गाया है इसे।
रोशनी के साथ क्यों